मेरे माँ बाप के मौत की ज़िम्मेदार मैं खुद थी। आज मेरे मन में हज़ारों सवाल घर कर रहे थे। क्या वो मुझे और मेरी बच्ची को अपनाएंगे? क्या वो मुझे गले लगाएंगे? क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? 2 साल बाद मैं मेरे माँ बाप के घर जा रही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2.5 साल पहले। मैं मेरे कमरे में खिड़की के पास बैठकर एक लव स्टोरी पढ़ रही थी, पर उस कहानी का अंत मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। मैं खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ऐसे तो मैं नहीं करूँगी। मैं प्रेम तो करूँगी, पर उसे अंत तक निभाऊंगी, भले ही मुझे मेरे सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़े। लोग क्या कहेंगे, इस डर से क्या मैं किसी से प्रेम भी ना करूं? ये कैसी सोच है भाई। इसी ख्याल में मैं थी। तब मैं उम्र की उस मोड़ पे थी कि दुनियादारी की कुछ समझ नहीं, बस अपनी ज़िद पूरी करनी थी। मेरी नज़र खिड़की के बाहर बैठे 2 पक्षियों पे पड़ी, जो बड़े ही प्यार से अपना घोंसला बना रहे थे। मैं सपनों में खो गई। मैं और मेरा प्रेमी बड़े ही मेहनत और लगन से अपने सपनों का घर बना रहे थे। कुछ ज़ोर से आवाज़ आई, नैना, नैना। मेरी माँ किचन से आवाज़ दे रही थी। मैंने थोड़े गुस्से से कहा, क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने कहा, लोगों के बच्चे कितनी कम उम्र में अपनी माँ का काम में हाथ बटाते हैं, और तुम में खो इतनी बड़ी हो गई, पर मजाल है किसी काम में मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। दिन भर बस अपने कमरे में बैठी रहती हो। तुम्हारे पापा लौटते समय सब्जियां लाने वाले थे, पर उनका फ़ोन आया है, देर हो जाएगी लौटने में। मेरे पर्स से पैसे लेना और चौराहे जाके सब्जियां ले आना, और हाँ, जल्दी आना नैना। मैंने चिढ़े हुए मूड में अलमारी खोली, माँ की पर्स से पैसे ले लिए, और तभी मेरी नज़र उस बक्से पे पड़ी जिसमें मेरे गहने रखे थे, जो एक एक पैसा बचा के मेरे लिए माँ ने खरीदे थे। अलमारी बंद करके मैंने आईने में देखते अपना हुलिया ठीक किया। अपनी स्कूटी लेके मैं निकल पड़ी। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने बस स्कूटी के लिए ज़िद पकड़ी और पापा ने खरीद भी ली। उसके लिए उन्हें माँ की बहुत कड़वी बातें सुननी भी पड़ी थी। मुझे माँ पे गुस्सा आता था। लगता था वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, बस डांटती रहती है। मैं चौराहे सब्जी के ठेले पर गई और सब्जियां खरीद के पैसे दे रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, टोमेटो कैसे दिए भैया? 4 टोमेटो देना। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखते ही रह गई। कितना हैंडसम स्मार्ट लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। किसी फिल्मी एक्टर जैसा था वो। मैं उसे देखते देखते बस खो सी गई, और वो टोमेटो लेके चला भी गया। पर मैंने देखा उसने भी एक नज़र मुझे देख लिया था। अब मैं रोज़ बहाने बहाने से वहाँ जाने लगी, और मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसे ही ढूंढते रहती। ये रोज का सिलसिला बन चुका था। एक दिन वो मेरे सामने आया और उसने मुझे कहा, बस मुझे रोज देखना ही है या बातें भी करनी है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत डर गई। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं तुरंत अपने घर लौट आई। बाद में मैं खुद को ही दोष देने लगी। मैं क्यों लौट आई? इतना बड़ा मौका मैंने क्यों छोड़ा? फिर दूसरे दिन के इंतज़ार में मैं रात भर सोई नहीं। दूसरे दिन मैं सज धज के घर से निकली। मेरी नज़रें उसे देखने के लिए बेताब थी, और अब वो मेरे सामने था। मैंने स्कूटी स्टैंड पे लगाई। उसने कहा, यहीं बातें करनी है या उस कैफ़े में जाना है? मैंने सिर्फ सिर हिलाया और कैफ़े की तरफ चलने लगी। वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। शुरुआत में तो कुछ कम ही बातें हुई, पर धीरे धीरे हम बहुत बातें करने लगे। अब हम रोज़ मिलने लगे थे। हम सारी पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। उसका नाम राजेश था। उसने MBA किया था।
एक बहन थी जो 500 मील दूर रहती थी। माँ बाप गुजर चुके थे। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। अब हमने सोच लिया कि जल्दी ही शादी करेंगे। मैंने मेरे माँ पापा को उसके बारे में बता दिया। माँ कहने लगी, बेटा वो कौन है, कैसा खानदान है, हमें कुछ पता नहीं, माँ बाप भी नहीं है उसके। ये तो मुमकिन ही नहीं कि हम तुम्हारी शादी उससे करवा दें। तुम्हारे लिए तो पापा ने अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता देख रखा है। बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं। तुम्हें पता है ना श्याम अंकल, उन्हीं का बेटा है वो। और पहली बार पापा मेरे साथ खड़े नहीं थे। वो माँ की बातों से सहमत थे। मुझे पता चल चुका था ये रिश्ता उनकी सहमति से नहीं होने वाला है। मैंने राजेश को सारी बातें बताई। उसने कहा, अब क्या करना है, चलो भाग जाते हैं। उस वक्त माँ बाप को दुश्मन समझ के मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। राजेश जो बोलता गया वो मैंने किया। उसने कहा, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए गहने खरीदे हैं ना, वो, और थोड़े पैसे भी साथ लेके आना, हमें काम आएंगे। राजेश, ये गलत है। हम खुद मेहनत करके पैसे कमाएंगे और हमारा घर बसाएंगे। राजेश बोला, अरे बाबू, अब हमें उसकी ज़रूरत होगी क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है। जल्द ही मैं काम ढूंढता हूँ, अच्छा खासा कमाने लगूंगा, फिर हम उनकी पाई पाई लौटा देंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे। मुझे उसकी बात सही लगी। अब मैं प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि सही गलत की पहचान ही नहीं थी। मैं एक रात पैसे और गहने लेके भाग गई। हमने दूसरे ही दिन शादी कर ली। 1 साल इतना सुंदर गुजरा, हम बस एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। मैं अपने घर को, माँ पापा को पूरी तरह से भूल गई थी। उनका हाल क्या हुआ होगा, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं राजेश से कहती, गहने बेच के हम एक सुंदर छोटा सा घर खरीदते हैं ना। अभी नहीं बाबू, वक्त आने पर सब करेंगे, ऐसे बोलकर वो बात टाल देता। और एक दिन पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने राजेश को ये खुश खबर दी। मैं शर्माते हुए राजेश को देख रही थी और राजेश गुस्से से चिल्ला रहा था, ये कैसे मुमकिन है, ऐसे हो ही नहीं सकता, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा, राजेश ये तुम क्या बोल रहे हो। उस दिन से राजेश हमेशा उखड़ा रहता, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाने लगा। मैं दिन भर घर में अकेली रहती। हमारे बहुत झगड़े होने लगे। अब तो वो रातों गायब रहता, 8-8 दिन घर पे नहीं आता। एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं अकेली हॉस्पिटल गई और मेरी डिलीवरी हो गई। राजेश वहाँ नहीं था। मैंने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मैं घर आई, रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था उसको हुआ क्या है। इतना प्यार करने वाला राजेश आज अपनी बच्ची से, मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा था। सोच सोच के ही मेरा सर दर्द से फटने लगता। 15 दिनों के बाद राजेश घर आया था। मैं उसे पूछ रही थी, कहाँ थे तुम, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, मेरी गलती तो बता दो। राजेश बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी पहले से एक फैमिली है, मुझे 3 बच्चे भी हैं। मैं तो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था और तुम्हें कभी छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि तुम मेरी हर एक इच्छा पूरी कर रही थी। मुझे तुमसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, पर तुम्हें तो ये बच्चा चाहिए था। अब तुम और मेरी बीवी में क्या फ़र्क है। इससे अच्छा कि अब मैं उसके पास ही लौट जाऊं। तुम रहना अपनी इस बच्ची के साथ। यहीं चाहिए था ना तुम्हें, तो ले लो, अब संभालो अकेली इस आफत को। और हाँ, जो तुम्हारे पैसे और जेवर थे वो तुम्हें संभालने में और तुम्हारी मांगें पूरी करने में ख़त्म हो गए। ये लो थोड़े पैसे,
लौट जाओ अपने माँ बाप के घर। और हाँ, पुलिस कंप्लेन करने के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम राजेश है ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, और वो शादी भी झूठी थी। बस नकली पंडित बुलाया था ड्रामा करने। तो अब तुम्हारे पास शादी का कोई प्रूफ भी नहीं है। क्या बोलोगी पुलिस को? वैसे तुम्हारे माँ बाप काफ़ी होशियार थे, उनको मुझ पे भरोसा नहीं था, पर क्या करे, उनकी ये बेवकूफ़ लड़की उनको धोखा देके भाग आई। पर मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, सब मुंह पे बोल के जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा। इतना बोल के वो चला गया। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और मैं नीचे गिर गई। मुझ में अब इतनी भी शक्ति नहीं थी मैं उठकर उसे 2-4 थप्पड़ मारूं, कुछ जवाब मांग लूं। जोर जोर से रोते हुए मैं मेरा सीना पीट रही थी, बाल खींच रही थी, खुद को थप्पड़ मार रही थी। अब राजेश को जाके 2-2.5 महीने हो चुके थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। मुझे अब मेरे माँ पापा की कीमत समझ आई थी। रोज़ सोचती थी मैं उनके घर जाऊं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन बस हिम्मत करके उनसे मिलने निकली। पता नहीं वो क्या बोलेंगे। बच्ची को लेके उनके घर के सामने खड़ी होकर देखने लगी। घर का पूरा नक्शा बदल गया था, हमारा घर लग ही नहीं रहा था। उतने में हमारे पड़ोसी शर्मा आंटी बाहर आई और बोली, नैना तुम? शर्मा आंटी ने मुझे पहचान लिया। कितनी बदल गई हो नैना, ये कौन है? तुम्हारा एक बच्चा भी है क्या? मैंने सिर हिलाया और बोला, आंटी माँ पापा है क्या घर में? आंटी बोली, नैना अब तक तुम्हें पता नहीं चला क्या? मैंने कहा, क्या आंटी? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर लगने लगा। नैना तुम गई, तुम्हारे माँ पापा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम नहीं मिली। तुम्हारे पति का भी कोई पता नहीं था उनके पास। वो तुम्हें अपनाने को तैयार थे, पर तुम मिली ही नहीं और आई भी नहीं। तुम्हें कभी उनकी याद नहीं आई क्या नैना? तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी, रोज़ एक ही बात बोलती, मेरे नैना को कोई ढूंढ लाओ, बच्ची है वो, उतनी समझ नहीं है उसमें, उसका जीवन खराब हो जाएगा, जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। 1 ही साल में वो गुजर गई और तुम्हारे पापा अकेले पड़ गए। एक दिन वो मार्केट कुछ लाने गए थे, वहीं पे हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। अब इस घर में दूसरा परिवार रहता है बेटा। मेरे पैरों के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली थी। मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं रोते हुए बस चिल्ला रही थी, माँ मुझे माफ़ करो, पापा मुझे माफ़ करो, वापस लौट के आओ ना, प्लीज़ प्लीज़। मैं अब मेरे माँ पापा के पास जाना चाहती थी, पर मेरी गुड़िया उसे कौन संभालेगा? उसके लिए मुझे अब जीना ही पड़ेगा। अब मैं मर भी नहीं सकती थी। उस दिन एहसास हुआ, मैं भी तो मेरे माँ पापा की गुड़िया थी, उनकी इकलौती औलाद। उनकी मैं ज़िंदगी थी, उनकी शान थी, उनका गर्व थी। कितना प्यार करते थे मुझसे, पर मैंने उनके साथ क्या किया? उनका जीने का हौसला ख़त्म करने वाली वो मैं ही थी। मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार मैं खुद थी। अब नैना क्या करेगी, कहाँ जाएगी? सुनिए कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।